हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इस चैप्टर का पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर पूरा देखें और अगर वो वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस चैप्टर को अच्छे से समझें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Mridu kept up to the window. Lalli was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out of her eyes, glazed with concentration. मृदु विंडो के बाहर खड़ी होकर देखती रहती है। अंदर की तरफ जो लल्ली होती है वो कुछ ही दूरी पर बैठी होती है और उसने बहुत ऑकवर्ड तरीके से, अजीब तरीके से अपने वायलिन को पकड़ा होता है और उसकी बोस्ट्रिंग को पकड़ा होता है। उसकी जो एल्बोज होती हैं वो बाहर की तरफ को बढ़ी हुई होती हैं। उसकी जो आईब्रोज होती हैं वो बिल्कुल ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, यानी कि बिल्कुल चमक रही होती हैं पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और जो लल्ली थी उसके फ्रंट में उसके म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे जो कि विंडो के एकदम पास में बैठे थे और वो जो थे बहुत ज़्यादा बोनी फिगर के थे, यानी बहुत ज़्यादा पतले थे। ही हैड अ मोस्टली बॉल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट। जो मास्टर जी थे, मास्टर जी के लगभग सिर में बाल नहीं थे, वो ज़्यादातर तो गंजे ही थे, बाकी उनके अगल बगल जो बाल होते हैं थोड़े बहुत सिर में वो थे और उन बालों में भी ऑयलिंग हो रखी थी। और वो जो बाल थे वो कानों के साइड से जैसे ओल्ड फैशन वे में साइड में लटक रहे थे। टफ्ट का मतलब हो गया चोटी की तरह साइड में लटकना। अ गोल्ड चेन ग्लीमर्ड अराउंड हिज लेदरी नेक and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. मास्टर जी के गले में सोने की चेन थी और उनके हाथ में डायमंड रिंग थी जो कि चमक रही थी और जो रिंग थी जो जिस उंगली में उन्होंने रिंग पहनी हुई थी वो वायलिन में अप एंड डाउन जा रही थी। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge. एक वेस्टी क्या होता है? वेस्टी, धोती को वेस्टी बोलते हैं। तो उनके जो धोती थी जिसमें बिल्कुल बॉर्डर पर गोल्डन बॉर्डर बना हुआ था और वहाँ से एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद अ स्क्रॉनी बिग टो। और वो जो थे वो अपने पैर को फ्लोर पर बहुत ज़ोर ज़ोर से पटक रहे थे, वायलिन बजा रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए। नोट्स का मतलब हो गया जो सिंगिंग नोट्स होते हैं, है ना, तो उनको बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। अब लल्ली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अटक रही थी अपने वायलिन में और दिख भी रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थी एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। और लल्ली को अपने हाथ जिस तरह से वो बजा रही थी उस पर भी वो ज़्यादा खुश नहीं थी। वाट अ डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody। कहते हैं कि क्या डिफरेंस है, देखो कितना बड़ा डिफरेंस है कि जो मास्टर जी हैं, जो मास्टर जी बजा रहे हैं, उनके जो म्यूज़िक नोट्स हैं वो इस तरह से बिल्कुल लह रहे हैं जैसे इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी, यानी जो मेलोडी जो धुन होती है बिल्कुल ऐसे बज रही है जैसे वो दिखी ना रही हो और बहुत प्यारी बज रही है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजलिंग अलॉन्ग। वो जो नोट्स थे वो इस तरह से बज रहे थे जैसे एक ट्रेन जो होती है पटरी पर बहुत स्मूथली जा रही होती है। एज रवि सेड, ये सब बातें कौन बता रहा था, कौन कह रहा था? रवि ये बातें कहने में लगा था। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बी-रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। अब जो मृदु थी वो मास्टर जी की बी-रिंग्ड हैंड, बी-रिंग्ड का मतलब हो गया जिन उंगलियों में रिंग्स होती हैं उनको बी-रिंग्ड हैंड्स बोलते हैं। तो बी-रिंग्ड हैंड जो है एफर्टलेसली वायलिन में ऊपर नीचे धुन बजा रहे थे और बहुत अच्छी म्यूजिक निकल रही थी। स्क्वॉक, देयर वॉज लल्ली डी रेलिंग अगेन। और जो लल्ली थी वो फिर से अजीब तरीके से उसने बजाना शुरू किया। अम्मा केम टू वेल फ्रॉम दी गेट। अम्मा, ओ रवि सेंट दैट बेगर अवे। अब अम्मा जो थी वो गेट के उस तरफ से बोलती हैं कि रवि जो बेगर है उसको प्लीज़ भगाओ यहाँ से। क्राइड हिज मदर फ्रॉम दी बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी। यानी कि बैक में जो वरांडा था, वरांडे में जो मदर थी, अम्मा थी और जो टापी थे वो बैठे हुए थे और वहाँ से अम्मा ने आवाज़ लगाई कि रवि प्लीज़ इस भिखारी को यहाँ से भगाओ। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. पाती explains to तापी। अब पाती जो है तापी को कहती है कि ये जो बेगर है ये बहुत लंबे समय से, बहुत एक हफ्ते से लगभग हमारे यहाँ पर भीख मांग रहा है और अब जो है इसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए जहाँ से वो मांगे जाके बेग करे।
मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। अब मृदु और मीना जो हैं रवि के पीछे पीछे जाते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। अब जो बेगर था, जो भिखारी था, वो ऑलरेडी उस घर के गार्डन में आराम से बैठ चुका था और इस तरह से बैठा हुआ था जैसे वो अपने घर में बैठा हो। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the ants to appear. जो भिखारी था उसने अपने ऊपर के कपड़े हटाए और उसके ऊपर उसको बिछाया पूरे में और नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और वो नीम के पेड़ के जो ट्रंक था उस पर टेक लगाकर बैठा रहा और इस तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो है वहाँ पर बहुत अच्छी जो है नींद लेने वाला है और वो वहाँ पर एंस का वेट कर रहा था। एंस माने जो भिक्षा होती है उसका इंतज़ार कर रहा था। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। रवि ने बोला कि चले जाओ यहाँ से। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। उसने बोला मेरी पाती कहती हैं कि तुमको जो है अब दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। अब बेगर ने अपनी आंखें खोली और उस बहुत चौड़ा के अपनी आंखें खोली और तीनों के तीनों बच्चों को एक एक करके देखने लगा। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। यानी कि जो भिखारी था वो देख रहा था और उसकी जो आवाज़ थी चोक्ड थी। चोक का मतलब क्या हुआ, दर्द से भरी हुई थी, जिसको बोल ना पाना उसको बोलते हैं चोक्ड फीलिंग। ठीक है, तो उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसने बोला कि इस घर की औरतें जो थी मेरे साथ बहुत जो हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड सोल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरॉसिटी फॉर अ होल वीक। उसने बोला कि मैंने अपना शरीर और जो अपनी आत्मा थी वो पूरी तरीके से इन औरतों की जनरॉसिटी यानी कि जो जनरस नेचर होता है, जो अच्छा नेचर होता है, उससे पूरा हफ्ता अपना बिता दिया। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वो मुझे यहाँ से भगा रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजेंट फीबल। यानी कि वो कहता है अम्मा अम्मा, यानी कि जो भिखारी है वो अम्मा अम्मा ओ बोलने में लगा है और उसकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा दुख भरी है, जिसे इसको बोलते हैं वेल का मतलब हो गया दुख भरी आवाज़ होना। बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल। फीबल का मतलब हो गया थकी हुई, है ना, कमज़ोर आवाज़, पर वो लगभग ज़्यादा कमज़ोर आवाज़ भी नहीं थी। इट बिगैन इन डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्ट्रेन्ड ब्राउन विद बीटल चूइंग। अब जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा गहन डीपली स्ट्रांगली रंबल करने लगा, उसकी बेली से आवाज़ें आने लगीं और उसका जो मुंह था, लगभग उसके जो दांत थे वो सारे के सारे ब्राउन हो चुके थे। जितने भी बचे कुछ टीथ थे उसके वो ब्राउन कलर के थे। किसकी वजह से? बीटल चूइंग की वजह से। बीटल क्या होते हैं? पान की पत्ती को बीटल कहते हैं। तो पान के पत्ते पान खा खा के उसके जो दांत थे वो ब्राउन कलर के हो चुके थे। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। अब रुकुमनी बोलती हैं कि रवि इसको बोल दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट। और उसको ये भी बोलो कि वो आज के बाद कभी यहाँ पर ना आए। शी साउंडेड फेड अप। वो ऐसा उनकी आवाज़ में लग रहा था कि वो थक चुकी थी बार बार भीख दे के। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। अब रवि को ये सब बातें बेगर को रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर। जो भी रवि की मदर ने कहा था वो सब सुनाई दे रहा था बहुत आसानी से। देयर अंडर दी नीम ट्री। नीम ट्री के नीचे सारी बात बहुत क्लियरली सुनाई दे रही थी। द बेगर सैट अप एंड साइड। अब जो बेगर था वो उठा और उसको बहुत दुख सा हुआ। आई विल गो ही सेड वियरली। वो बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। मेरे को थोड़ा सा इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो। द सन इज़ सो हॉट द तार हैज़ मेल्टेड ऑन दी रोड। वो कहता है कि सन जो है बहुत ज़्यादा गर्म है और जो तार है, तार क्या है यहाँ पर? कोल तार, जिससे जो सड़क के ऊपर डाला जाता है, ब्लैक वाला नहीं, कोल तार होता है। तो जो तार है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। वो बताता है कि मेरे पैरों में वैसे ही पहले से ही ब्लिस्टर्स पड़ चुके हैं। ब्लिस्टर का मतलब हो गया छाले। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट। अब वो अपने पैर निकालता है और पैर के तलवे दिखाता है कि जिसमें बहुत बड़े बड़े दाने हो रखे थे और वो उनमें चप्पलें भी नहीं थी, बिल्कुल नंगे पैर था वो। आई सपोज ही डज़ नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स। मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि। मृदु ने खुसफुसाया मीना और रवि के कानों में कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एनी ओल्डर पेयर इन द हाउस समवेयर। मृदु कहती है कि क्या तुम लोग के घर में कोई पुरानी चप्पलें नहीं है, घर में कहीं पड़ी नहीं है। आई डोंट नो सेड रवि। रवि कहता है मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम। कहता है कि मेरी चप्पलें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा छोटी पड़ेंगी, मेरे तो पैर छोटे हैं, और वरना अगर मेरी चप्पलें आ जाती तो मैं ही इसको अपनी चप्पलें दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदु एंड मीनाज। और जो भिखारी था उसकी चप्पलें जो थी वो मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे उसके पैर। द बेगर वॉज शेकिंग
आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब जो बेगर था वो उठा, वो अपना जो अपर क्लॉथ जो उसने बिछाया था उसको हिलाने लगा और अपनी धोती को टाइट करने लगा। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। अब जो बेगर था उसने अपनी आंखें चौड़ाई, देखा सड़क की तरफ और बिना डरे वो सड़क को देख रहा था और वो उस आफ्टरनून की धूप की गर्मी को भी देख रहा था। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फिलिंग, इट्स नॉट फेयर। मीना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे और उसने ये बोला कि उसको पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इट्स नॉट फेयर का मतलब ये इसके साथ सही नहीं होगा अगर इसके पैरों में चप्पलें नहीं होंगी। श सेड रवि, रवि ने श किया। और उसके बाद आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट इज़ंट गोइंग टू हेल्प। फिर ब्लबरिंग का मतलब क्या हो गया कि वो जो थी उदासी में थी और वो यही कह रही थी कि ये अच्छी बात नहीं है, ये फेयर नहीं है, उसके लिए फेयर नहीं है और इससे उसकी कोई मदद नहीं होगी। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। फिर वो कहती है कि 2 मिनट बाद वो अपने पैर जो है इस सड़क पर फ्राई का मतलब जला लेगा। वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स, सो वेयर डू वी गेट दैम, कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश मृदु एंड मीना इन टू द हाउस। अब जो रवि था वो कहता है कि इसको जो है जो भी चाहिए, इसको मेनली क्या चाहिए, इसको एक चप्पल की जोड़ी चाहिए। तो हमें चप्पलें जो हैं कहाँ से मिलेंगी, चलो घर के अंदर चल के देखते हैं। और वो मृदु और मीना को घर में ले जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदुज आइज फेल ऑन दी ऑड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। अब जैसे ही मृदु घर के वरांडे के ऊपर चढ़ती है वैसे ही उसकी नज़रें जो हैं उस पुरानी नहीं एक्चुअली अजीब सी दिखने वाली चप्पलों के ऊपर पड़ती हैं जो कि वो सुबह सुबह उसने आके देखी थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज। तो वो जो मृदु थी वो रवि के कान में फुसफुसाती है, ये रवि चप्पलें किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स। रवि ने देखा घूम के और देखा कि एक शैबी यानी अजीब सी खराब सी चप्पलें थी पर वो बहुत स्टर्डी थी और पुरानी चप्पलें थी। ही बीम्ड एंड नॉडेड, दीज आर जस्ट दी राइट साइज। उसने देखा और उसने सिर हिलाते हुए कहा हाँ ये बिल्कुल सही साइज़ है। पिकिंग देम अप, उसने उन चप्पलों को उठाया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। अब मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे नर्वसली गार्डन में वापस जाते हैं। हियर सेड रवि टू द बेगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। अब जो भिखारी था, बूढ़ा आदमी था, उसने जो चप्पलें थी उसको ज़मीन में रखी और बोला ये देखो, वेयर दीज एंड डोंट कम बैक। उसने बोला इन चप्पलों को पहनो, आज के बाद कभी वापस नहीं आना। द बेगर स्टेयर्ड एट दी स्लीपर्स, हरीडली फ्लंज्ड हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। अब जो भिखारी था उसने चप्पलें पहनी और अपनी धोती उठा के इतनी तेज़ी से भागा कि वो और उसने अब जो अपनी चप्पलें पहनी और चलता चला गया और बच्चों को मटर करते हुए यानी बोलते हुए चला, उसको उनको ब्लेसिंग्स, मटरिंग अ ब्लेसिंग यानी बोलते हुए ब्लेसिंग्स देते हुए चला गया। इन अ मिनट ही वैनिश्ड अराउंड दी कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और कुछ ही मिनट में वो स्ट्रीट से गायब हो गया, उस सड़क से गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट दी थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। अब जो बच्चे थे, जो तीनों बच्चे थे, मृदु, रवि एंड मीना, ये सब गार्डन में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और म्यूज़िक मास्टर वहाँ से घर से बाहर निकलते हैं और उन तीनों बच्चों को अनअप्रिशिएटिव लुक देते हैं, यानी कि अजीब सा, इसको बोलते हैं कि वो उनको अप्रिशिएटिव लुक नहीं देते हैं। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन दी वरांडा वेयर ही हैड पुट दैम। फिर मास्टर जी जो होते हैं अपनी चप्पलों को ढूंढते हैं जो कि उन्होंने वरांडा में उतारी थी। लल्ली, ही सेड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। फिर थोड़ी देर बाद वो लल्ली को आवाज़ मारते हैं। शी हरीड टू हिम, लल्ली बाहर आती है आवाज़ सुनकर। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। अब मास्टर जी लल्ली से कहते हैं कि क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं, मेरे को याद है मैंने अपनी चप्पलें यहीं पर तो उतारी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। अब रवि, मृदु और मीना जो थे चुपचाप बैठकर देखने में लगे थे लल्ली और मास्टर जी को कि किस तरह से वो हर कोने में वरांडा के चप्पलें ढूंढने में लगे थे। ही scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. अब जो मास्टर जी थे वो चारों तरफ घूम घूम कर देखने में लगे थे। उन्होंने रेलिंग के पास देखा, उन्होंने फ्लावर पॉट के पास भी देखा। ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, ही वेंट ऑन सेइंग। अब मास्टर जी तो जो थे वो चप्पल ढूंढते ढूंढते यही बड़बड़ाने में लगे थे कि ये बिल्कुल नई चप्पलें थी, मैं इनको माउंट रोड से लेकर के आया था। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि जो चप्पलें थी पूरे महीने की फ़ीस के पैसों के बराबर थी। Soon Lully went in to tell her mother. रुकुमनी appeared looking harassed with Pati followed her. अब लल्ली जो थी घर अंदर जाती है घर के और अपनी मदर रुकुमनी को बुला करके लेकर के आती है। रुकुमनी जो है बड़ी हैरास्ड होती हैं। हैरास्ड का मतलब हो गया बहुत परेशान होती हैं कि अरे चप्पलें खो गई हैं वो, और पीछे से पाती भी आ जाती हैं। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पाती। पाती कहती हैं कि कहाँ हो सकती हैं चप्पलें, तो बड़ी अजीब सी बात है कि बताओ चप्पलें चोरी हो गई। क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स जो हैं, बहुत सारे जो सामान बेचने वाले जो हैं दरवाजे तक आते हैं।
Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? अब जो रुक्मणी थी उन्होंने देखा कि रवि, मृदु और मीना जो थे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। फिर वो आवाज़ मारती कि क्या तुम लोगों ने देखा था कि वरांडा में कुछ देखा हो। अ शार्प्ड वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आइज़। अब जो रुक्मणी थी उनकी जो आइज़ थी वो बहुत सस्पिशियसली मतलब कि क्यूरियोसिटी के साथ और बड़े सस्पेंस के साथ उन तीनों को देख रही थी। उनकी आईब्रोज जो होती हैं उसमें वी शेप की लाइन भी बन गई थी। अनदर स्ट्रेट टाइटर ऑन वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ अ यूजुअल सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। फिर अचानक से उनके मुंह से और ज़्यादा कठोर आवाज़ निकल के आई। रुकुमनी वॉज एंग्री। अब रुकुमनी जो थी वो बहुत गुस्से में थी। थॉट मृदु विद अ शिवर। अब मृदु जो थी ये सब देख करके वो जो थी काँप रही थी। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट। शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ। जो मृदु थी वो खुद से मन में कहती है कि जो रुकुमनी मामी है उसकी वो इतना गुस्सा ना होती, इतनी अपसेट ना होती अगर उनको पता होता कि जो बेगर था उसके पैरों में छाले हैं। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। अब मृदु जो थी वो रोने लगती है, लंबी सांस लेती है और वो रोना चालू कर देती है और कहते हैं रुकुमनी यहाँ पर बहुत एक बेगर आया था जिसके जो पैर थे वो पूरी तरीके से जले हुए थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि। तो रुकुमनी ने रवि की तरफ देखते हुए कहा तो क्या हो गया? यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्डर बेगर हु टर्न्स अप हियर। तो कहती है कि तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें दी थी अगर कोई गरीब यहाँ पर आया तो। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती। अब पाती पीछे से कहते हैं बच्चे भी आजकल के। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर्स पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। अब जो बच्चे थे वो कहते हैं अम्मा क्या आपने हमें ये नहीं बताया कि जो कर्ण थे उन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया था, उन्होंने अपने सोने के इयररिंग्स भी दे दिए थे, वो कितने काइंड और जनरस थे। तो रुकुमनी कहते हैं अरे बेवकूफ़, कर्ण ने अपनी चीज़ें दी थी, किसी और की चीज़ें थोड़ी दे दी थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड दी बेगर्स फीट, रवि रश्ड बैशली ऑन। अब रवि कहता है कि पर मेरी तो चप्पलें उनको फिट ही नहीं हो सकती थी वरना मैं अपनी दे देता। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। फिर वो कहता है कि अम्मा अगर मेरी चप्पलें फिट हो गई होती तो क्या आपको वो नहीं लगता कि हाँ मैंने अपनी चप्पलें दी हैं? रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब रुकुमनी बहुत गुस्से में थी और रुकुमनी रवि को डांटती हैं और कहती हैं तुरंत घर के अंदर जाओ। शी हरीड इंडोर एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन्ट न्यू चप्पल्स। अब जो मामी थी वो घर के अंदर पीछे पीछे जाती हैं दौड़ती हुए और गोपू मामा की बिल्कुल नई जो चप्पलें पहनी भी नहीं गई थी, बहुत ही कम पहनी गई थी, वो लेकर के आती हैं। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन। वो कहती हैं कि आपको सर ये वाली चप्पलें आ जाएंगी, आप प्लीज़ इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मेरे को माफ़ कर दीजिए, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा शैतान है। द म्यूजिक मास्टर्स आइट लिट अप। अब म्यूजिक मास्टर की आंखें जो थी वो खुशी से चमक गई। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। उन्होंने वो चप्पलें पहनी और ऐसे दिखाया कि वो खुश नहीं हैं। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू। तो वो बोलते हैं कि मास्टर जी कहते हैं ठीक है चलो मेरा इनसे काम चल जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। अब वो कहते हैं कि आज की डेट में इन बच्चों को एल्डर्स की तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हनुमान इनकारनेट है। हनुमान इनकारनेट मतलब मंकी बोल दिया सीधे सीधे, और एक बंदर को सिर्फ राम भगवान ही ठीक कर सकते हैं। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड। अब रुकुमनी की आंखों में गुस्सा था। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। और जो रुकुमनी थी उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि उनके बेटे रवि को किसी ने मंकी बुलाया, इवन अ होली मंकी, चाहे वो हनुमान ही क्यों ना हो। होली मंकी का मतलब हो गया कि चाहे पूजनीय मंकी, यानी पूजनीय मंकी कौन है? हनुमान है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसके बेटे को मंकी बुलाया या फिर हनुमान ही क्यों ना बुलाया हो। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय दी फ्रंट डोर। वो चुपचाप सीधी एकदम खड़ी रही फ्रंट डोर पर। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। और उनको देख करके बिल्कुल लग रहा था कि वो चाहती थी कि जो मास्टर जी हैं वहाँ से वो तुरंत चले जाएं। वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स शी सेड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। जैसे ही जो मास्टर जी थे वो अपनी नई चप्पलें पहन कर चले जाते हैं, तभी जो रुकुमनी है वो मृदु को बोलती हैं कि मृदु अंदर चलो और टिफिन खाओ। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स? थैंक गॉड योर गोपू मामू डज नॉट वियर हिज चप्पल टू वर्क। अब मामी कहती हैं कि सच बताओ तुम बच्चों को ये सब चीज़ें मन में दिमाग में आती कहाँ से हैं? ये तो अच्छा हुआ कि गोपू मामा जो हैं तुम्हारे वो इन चप्पलों को ज़्यादा पहनते नहीं हैं काम के बाद। एज शी वॉक्ड टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना। जैसे ही वो अंदर जा रही थी किचन में तब ये सारी बातें उन्होंने मृदु और मीना से बोली। शी सडनली बिगैन टू लाफ। और ये सब बात बोलकर वो हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो
off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? कहती है कि तुम्हारे जो मामा हैं वो जैसे ही घर आते हैं वो अपने शूज़ और सॉक्स उतारते हैं और तुरंत ही अपनी चप्पल्स को पहनते हैं। तो देखो आज जब तुम्हारे मामा आएंगे शाम में तो मैं उनको कैसे बताती हूँ कि मैंने जो चप्पलें हैं वो म्यूज़िक मास्टर जी को दे दी हैं। इस स्टोरी को लिखा है वसंत सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास। तो स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो का पार्ट 1 मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देखें। थैंक यू।